नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिपन शर्मा। न्यूज रूम लाइव हमेशा आपके लिए ढेर सारी खबरें लेकर आता है और आज रविवार भी है, आप भी घर पर होंगे, आराम कर रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए लगातार खबरों का पूरा जमावड़ा लेकर आए हैं। हर खबर आपको देश से अंदर क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक किस तरह की गतिविधियां निकलकर सामने आ रही हैं। हर खबर, हर गतिविधि पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको बताएंगे विस्तार से। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर भी बताएंगे। मौसम को लेकर क्या अपडेट है, अगले दिनों तक मौसम कैसा रहेगा, ये अपडेट भी लगातार आपके सामने रहेगी। फिलहाल शुरुआत करेंगे मुख्य खबरों के साथ। आज की पहली बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी होना शुरू हो गया है। पूरी जानकारी के साथ आपको ये खबर बताएंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी राजधानी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, जहां पर प्रदूषण से हालात बेहद ज़्यादा खराब हैं। जहां पर एक तरफ प्रदूषण है, वहीं दूसरी तरफ ठंड की वजह से भी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बात उत्तर प्रदेश की भी होगी, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, क्योंकि उनका उस दिन जन्म जयंती भी है। तो ऐसे में इस दौरे से पहले ही तैयारियां होना शुरू हो गया है। इसी बीच बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत तमाम जो अपराधी हैं उनका सफाया लगातार जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर और जितनी भी एजेंसीज है वो लगातार काम कर रही हैं ताकि जड़ से क्राइम का सफाया हो पाए। साथ ही बात होगी, बातचीत के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम बातचीत करेंगे, एक मेज पर बैठकर तीन पक्षी बातचीत करेंगे। अमेरिका भी इसमें मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन जमीन हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये ज़ेलेंस्की की पॉलिटिकल सर्वाइवल जो मजबूरी है वो भी जताते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे और पहली बड़ी खबर रहेगी यूपी, बिहार, झारखंड में कोल्ड डे आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 40 दिन का चिलई कलां शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि ये सिर्फ कश्मीर में चिलई कलां जो है वो आज से शुरू हुआ है। 40 दिनों का ये चिलई कलां कश्मीर में होता है, इसका असर जम्मू में नहीं देखने को मिलता। 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है और इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की है अगले कुछ दिनों तक, क्योंकि मौसम खराब रहेगा, कोहरा जमा रहेगा, आसमान पूरी तरीके से कोहरे की चपेट में आ जाएगा। ऐसे में फ्लाइट्स को भी और जमीन पर रेंगती हुई गाड़ियों को भी, वाहनों को भी काफी दिक्कत होगी। इसको मद्देनजर जमीन से लेकर आसमान तक जितनी भी एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ानें जो हैं वो बाधित होने की संभावना भी जताई गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बर्फबारी का सिलसिला कल देर रात से ही शुरू हो गया था, जहां पर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ठंडी हवाएं जो है वो यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी हैं, जहां पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे बर्फबारी वाले इलाके के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर सभी राज्यों की बात करेंगे तो जो तमाम तैयारियां हैं वो कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो झरने हैं, वाटर बॉडीज हैं, वो किस तरीके से जम चुके हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट, वो काफी ज्यादा इसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में 40 दिन का चिलई कलां का जो यहाँ पर सिलसिला है वो आज से शुरू हो गया है। 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और 40 दिन तक ये हार्श विंटर सेशन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ों के अंदर बर्फ देखने को मिल रही है, जहां पर पहली तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर से ये पूरे पहाड़ जो है वो ढक चुके हैं और सीधे तौर पर लोगों में भी कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि जो पर्यटन स्थल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे तो इनकम और जो आय है वो उनकी बढ़ेगी। दूसरी तस्वीर, मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है, जहां पर प्रदूषण भी है, लेकिन वहीं इसी बीच में धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। तीसरी तस्वीर, ठंड और घने कोहरे से लोगों को परेशानी हो रही है, खास तौर पर ड्राइवर्स को जो कि हाईवेज पर और लंबे रूट्स पर जो ड्राइव करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है। फॉग लाइट्स ऑन कर तमाम लोग जो है यहाँ पर ड्राइव करते नजर आते हैं, लेकिन अपील एक यही रहेगी कि जो लोग ड्राइव करते हैं, चाहे 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है, एहतियातन तौर पर फॉग लाइट्स ऑन कर लीजिए और सही ढंग से ड्राइव कीजिए ताकि आपको, आपके परिवार को या बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ और तस्वीरें हैं। मथुरा यूपी में घना कोहरा, साथ साथ इसके अलावा
मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भी हालत बहुत खराब है और अयोध्या यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा धुंध और कोहरा छाया हुआ है, ठंड भी बढ़ी है। इसके साथ ही बीच वाली जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, कई राज्यों में शीतलहर, इंडिया गेट दिल्ली से लेकर जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भी इस वक्त कहीं मौसम साफ भी, कहीं बर्फबारी भी और कहीं धुंध और कोहरे की चपेट भी नजर आ रही है। छतरपुर मध्य प्रदेश में आपको विजिबिलिटी बहुत कम नजर आएगी। इससे ये साफ संकेत नजर आ रहा है कि किस प्रकार की धुंध और कोहरा वहाँ पर छाया हुआ है। तो तंगमर की एक और तस्वीर, कुपवाड़ा, गुमरी, मुगल रोड और श्रीनगर की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ज़िला पुंछ के अंदर जो मुगल रोड है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है और 6 महीने ऐसा मौसम वहां पर रहता है जिसकी वजह से कि लोगों को दूसरा रूट अपनाना पड़ता है, क्योंकि मुगल रोड जो है वो बंद रहता है। चाहे वो सर्दियों के दिनों की बात करें या फिर जब मानसून देखने को मिलते हैं बर्फबारी के दौर में भी और बारिश के दौर में भी। वहीं श्रीनगर लाल चौक की ये सुंदर तस्वीर आपके सामने, जहां पर एक ड्राई स्पेल देखने को मिल रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम और अन्य वायरल इन्फेक्शन हो रही थी। इसके चलते अब लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी आज सुबह रिपोर्ट की गई। वहीं सोनमर्ग में आप देखिए कितना सुंदर नजारा है, ऊंची पहाड़ियों पर ये सफेद बर्फ की चादर, लोगों में भी खुशी है क्योंकि वहां पर पर्यटक अब पहुंचेंगे, रोजगार के माध्यम और बढ़ेंगे। डल झील की एक तस्वीर है जहां पर लोग जो है वो यहाँ पर डल झील में घूमने के लिए निकले हैं। और लेह लद्दाख की ये सुंदर तस्वीर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर इस ठंड के मौसम में इस सीजन की पहली बर्फबारी का मजा उठाते नजर आ रहे हैं। तो चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को ओन करने वाले लोग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस बर्फबारी से, इस बारिश से सभी लोगों में खुशी की लहर है। जहां पर एक तरफ बीमारियां जो लगातार फैल रही थी, संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन फैल रहा था, वो कम होगा और जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो भी इलाकों में बढ़ेगा। लेकिन बिल्कुल एक दिक्कत ज़रूर पेश आएगी, कनेक्टिविटी की दिक्कत। जहां पर रोड कनेक्टिविटी की बात करें, वाटर सप्लाई की बात करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, ये ज़रूर बाधित रहने की जो आशंकाएं हैं वो पहले से ही जताई जाती हैं और इसी तरीके की तस्वीरें भी अक्सर सामने आती हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि प्रशासन की तरफ से हर वो इंतज़ाम किया गया है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत ना आए और जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं वो भी खुशी से जम्मू कश्मीर से और अलग अलग जगहों से एक अच्छा मैसेज लेकर जा सके। मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है, मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ। भारत का ताज ये कश्मीर हमारा देश, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग करीब 7 दिन से इस एरिया में घूम रहे हैं। 3 दिन हम पहलगाम में रहे, 3 दिन हम गुलमर्ग में रहे। हमको बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा है, स्वर्ग जैसा मौसम रहा। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सेना ने और पुलिस में बहुत अच्छी कर रखी है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें मेहमान के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया, रखा और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे हम लोगों को मिली। मैं मेरे देशवासियों से और सभी विदेशियों से कहूँगा कि कश्मीर जरूर आएँ, यहाँ पर निडर होकर आएँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएँ। सर थैंक यू सो मच। और कश्मीर को जन्नत कहते हैं तो सच में ये जन्नत है हमारे देश की, और ये हमारा चौथी बार है कि हम कश्मीर आए हैं और कश्मीर से हमारी मोहब्बत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वेदर तो ऑसम है, गजब है। और आज हमारी खुशकिस्मती है और आज ही हमें आने को मिल गया है यहाँ। और हमारी इच्छा है कि हम मार्च अप्रैल में जब ऑटम वो आता है आपका ब्लूमिंग सीजन, ट्यूलिप ब्लूमिंग सीजन, उस सीजन में एक बार और ज़रूर आए। सर ये भारत की जन्नत है और मेरा तो ये संदेश है पूरे देशवासियों को कि अपनी जन्नत है। मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है, मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ। भारत का ताज ये कश्मीर हमारा देश, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग करीब 7 दिन से इस एरिया में घूम रहे हैं। 3 दिन हम पहलगाम में रहे, 3 दिन हम गुलमर्ग में रहे। हमको बहुत अच्छा लगा, मौसम बहुत अच्छा है, स्वर्ग जैसा मौसम रहा। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सेना ने और पुलिस में बहुत अच्छी कर रखी है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें मेहमान के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया, रखा और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे हम लोगों को मिली। मैं मेरे देशवासियों से और सभी विदेशियों से कहूँगा कि कश्मीर जरूर आएँ, यहाँ पर निडर होकर आएँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएँ।
सर थैंक यू सो मच। और कश्मीर को जन्नत कहते हैं तो सच में ये जन्नत है हमारे देश की। और ये हमारा चौथी बार है कि हम कश्मीर आए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आपने सुना कि यहाँ पर पर्यटकों की तरफ से किस तरीके से खुशी जाहिर की गई, जहाँ पर लोगों ने उम्मीद जताई है कि आगे आने वाले वक्त में वो फिर से कई बार और कश्मीर वैली घूमना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का सुंदर नज़ारा है और अब जिस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय है। लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आई है, सब कुछ सही है और सब कुछ ठीक है। और ऐसे बीच में जो महिलाएं थी उनकी तरफ से भी आपने सुना, लेकिन इसी बीच में ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। पूरे देश के अंदर शीतलहर देखने को मिल रही है। 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि चिल्ले कलान की शुरुआत होते ही रात से ही बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से ज्वाइन कर चुके हैं। फरीदाबाद से संदीप है, प्रवेश कुरैशी हैं और हमारे साथ कश्मीर से भी हमारे संवाददाता मौजूद है। सबसे पहले कश्मीर का हालचाल जानना चाहेंगे। कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं, आप कौन से एरिया में मौजूद हैं, पूरी एक बार ज़रा तस्वीरें भी दिखाएगा क्योंकि आपके पीछे का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर है। स्नोफॉल हुई है वहाँ पर। अगर हम बात करेंगे घाटी के सयाती मुकाम गुलमर्ग जो बड़ा पर्यटक स्थल है, जो यहाँ पर पर्यटकों की जहाँ भीड़ रहती है, उसी पर्यटक स्थल पे हम मौजूद हैं क्योंकि कल रात से ही जैसे कि मौसम विभाग ने भी कहा था कि आने वाले दिनों में वादी के बेशतर इलाकों में मौसम बदल सकता है। तो हमने पर्यटक स्थल गुलमर्ग का दौरा किया, कल रात से ही इस पर्यटक स्थल पर मौजूद हैं और काफी सारे पर्यटक जो है जो सयाती मुकाम गुलमर्ग में मौजूद है। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर के इन विभिन्न क्षेत्रों की बात करेंगे, चाहे उसमें पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, दोदपत्री हो, हमारा टीटवार टंगडार हो और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो द्रंग वाटरफॉल है, काफी सारे पर्यटकों का अब आना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आप हमारे नाज़रीन को याद होगा कि जो पहलगाम की घटना घटी थी उसके बाद में काफी सारे सयाहों में कमी पाई गई थी। बाद में यहाँ की जो यूटी प्रशासन है, जो यहाँ के एलजी है और यहाँ की जो इंतजामिया है, जिसमें हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने काफी सारे क्षेत्र में जाके जो प्रोग्राम्स किए थे सयाहों को दोबारा वादी रागिब करने के लिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वादी में जो है पर्यटकों का जो आना, जो जमावड़ा है वो अब दिख रहा है और काफी सारे पर्यटक जो है वादी का रुख कर रहे हैं। अब माना यह भी जाता है कि आने वाले दिनों में मजीद जो नए साल की तकरीब जो है कश्मीर में मनाई जाएगी, उसमें अगर हम पर्यटक विभाग की बात करेंगे या यहाँ पर जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से इंतजाम तो किए जा चुके हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कब वादी कश्मीर जो है दोबारा से यहाँ पर रौनक लौट आई। आज के ये अद्भुत नजारे जो है, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, ये पर्यटक स्थल गुलमर्ग से हैं। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और काफी पर्यटक इस बार जो है यहाँ पर गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, उस ताजा बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। वही अगर आपको हमारे नाज़रीन को याद हो गए, जम्मू कश्मीर की इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे और जो बनाल से इस ओर आता है, तो यहाँ पर 40 रोजा चिले कलान ने आज से ही दस्तक दी है, जिसमें 40 रोजा चिले कलान, फिर 10 रोजा चिल बच्चों का जो मौसम रहता है, फिर चिले खुर्द, ये कुल मिला के जो है 2 महीने का मौसम यहाँ पर रहता है, जिसमें ये हड्डियों को गलने वाली सर्दी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। वही अगर जब प्रशासन की बात करेंगे शीतल जी, तो प्रशासन ने भी तमाम तरह इंतजाम पहले से करके रखे हैं। जिला इंतजाम की बात करेंगे, इशफाक संभव हो, अगर वहां से संभव हो तो कुछ लोगों से जरूर तब तक बात करने के लिए राजी कीजिएगा। मैं तब तक संदीप से एक कमेंट लेकर वापस आता हूं। शीतल जी, हाँ, साथ में चलिए बात कीजिए। विभाग, पर्यटक विभाग की अगर बात करेंगे तो साथ साथ में यहाँ पर पर्यटकों की बात आती है। हाँ। तो काफी सारे सैयाह हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। देश भर से आपको लोग देख रहे हैं, क्या रहेगा जी? ऐसे है और हमें पहले बार विजिट किया गुलमर्ग के लिए सफेद चादर बिछी हुई है और आई थिंक होपफुली टूरिस्ट यहाँ आएंगे जरूर। हाँ, तो क्या आपकी तरफ से निर्णय रहेगा पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, क्योंकि कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो बाहर जो है अफवाहें उड़ाई जा रही है, आपको क्या लगा ग्रामों पर मौजूद है और लोग क्या देख रहे हैं? श्रीनगर, डल लेक और गनमार्ग सब घूमे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेफ्टी है और गवर्नमेंट का पूरा इंतजाम है और आई होपफुली यहाँ पर जो भी पर्यटक आएगा उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ सबका अच्छा कारोबार भी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का मैम थोड़ा बहुत आगे आएगा, देश भर से हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं गुलिस्तान टीवी पे, कैसा लगा और कैसा आनंद आपको आया कश्मीर में? बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट जो स्नो गिरी है उसको देखकर और भी खुशी हुई है। और यहाँ बहुत सब सेफ्टी है और सब ऐसा कुछ नहीं है जैसा पहले लोग देख रहे थे, चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरी सेफ्टी और पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी है
और यहाँ हम लोग को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं बाहर से आए हैं। अच्छा। बहुत सभी लोग यहाँ बहुत फ्रेंडली हैं और सब अपने से लग रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि भारत का मुकुट कश्मीर है, क्या वाकई को आपको यहाँ पर लगा हुआ है वैसे? नहीं, बहुत एकदम बहुत अच्छा, बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जो इंडिया है समेट के उसका मुकुट जो है ऊपर लगा हुआ है। हाँ। और बिल्कुल वाइट मुकुट। ठीक है सर, थोड़ा बहुत सामने आएगा, अपना परिचय दीजिएगा, क्योंकि देश भर से लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त। कैसा नजारा, कब से प्रोग्राम बन रहा था, जाएंगे तो कश्मीरी जाएंगे और इन सफेद वादियों में लुत्फ लेके जाएंगे? इशफाक जरा फ्रेम में लाइएगा इनको, जरा और थोड़ा फ्रेम में लाइएगा। बहुत देखा है, मतलब बहुत मूवीज में देखा है, लैला मजनू, बहुत सारे गाने, और बहुत। चले इशफाक, आपके पास लौटेंगे वापस दोबारा। खूबसूरत जगह है जी। ओके, इससे तो कुछ खूबसूरत नहीं लगा मुझे। यहाँ के लोगों का खान पान, वातावरण कैसा आपको महसूस? बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत। हमने अच्छे दल लेक के सामने जो रेस्टोरेंट था एक, वहाँ आप गए थे, और अपना घंटाघर, और अभी जैसे गुलमर्ग आए, इसके बाद हम सोनमर्ग जाएंगे, यहाँ मुगल गार्डन गए थे, बहुत मजा आया। तो क्या निर्णय रहेगा उन लोगों के लिए आपकी तरफ से, जो लोग जो है कश्मीर के बारे में सोचते रहते हैं, कश्मीर नहीं जाना है, बाकी जो पर्यटक आना चाहते हैं उनको जो है यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? बहुत खूबसूरत जगह है। हम तो जब से आए सब फ्रेंडली, लाइक कैब ड्राइवर से लेके शॉपकीपर से लेके जो भी हमें मिला, मेड तक जो आती हैं जहाँ हम रुके हैं, सब फ्रेंडली हैं, पूरा आप ख्याल रखते हैं, आपको लाइक एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, अपनापन लगता है जी। मेरे हिसाब से सबको यहाँ विजिट करना चाहिए, लाइक एक बार लाइफ में तो कश्मीर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले तो इशफाक, मालूम होगा हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि आपके कैमरे पर हल्की सी बर्फ पड़ी है और ये भी एक खूबसूरत दृश्य है, और इससे भी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वहां पर बर्फबारी हो रही है और लोग देश भर से वहां का लुत्फ उठा रहे हैं। वापस लौटेंगे आपके पास। संदीप, आप जरा बताइएगा मौसम को लेकर क्या अपडेट है? संदीप, कोई बात नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में हम बर्फबारी देख रहे हैं और जो ठंडी हवाएं अब जो है निचले क्षेत्रों में पहुंचने लगी हैं, उसका असर सीधे तौर पर जो है कह सकते हैं उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। शीतलहर के साथ साथ अब जो है कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ पोल्यूशन भी जो है पिछले दिनों से बढ़ रहा है। ऐसे में अब जो लोग हैं वो, आज रविवार का दिन है, लोग जो है सड़कों पर कम निकल रहे हैं, काम पर जो है कम जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग अपने घरों में ही जो है कैद हैं और जो जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकल रहे हैं। और सीधे तौर पर जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है सुबह के समय, ऐसे में विजिबिलिटी भी लगातार जो है सड़कों पर कम है और लोग कहीं ना कहीं जो इंतजार करते हैं सूरज निकलने का, उसके बाद ही सफर करने को तैयार हो रहे हैं। हालांकि जो बहुत ज्यादा जरूरत है वो जो है जो निकल रहे हैं उनको चेतावनी जो है दी गई है, या कहीं के सुझाव उनको दिए जा रहे हैं कि आप जो है ध्यान पूर्वक गाड़ियां चलाएं, क्योंकि सड़कों पर जगह जगह पर जो है विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे इन दिनों बढ़ जाते हैं। और पिछले दिनों कई जगह पर इस तरह की खबरें भी सामने आई निकलकर, जहां पर एक के बाद एक जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे है, ऐसी कई जगह पर जो है भीषण हादसे देखने को मिले हैं। एक के बाद एक गाड़ियां वहां पर टकराती हुई नजर आई। ऐसे में कोहरे के समय अगर लोग जरूरत ना हो घरों से तो ना निकलें, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलें, और निकलें तो फिर जो है ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाएं, बहुत स्लो मोशन में जो है गाड़ी चलाएं। इसी को लेकर जो है बार बार जो ट्रैफिक विभाग है या प्रशासन है वो लोगों को अवेयर करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ रही है उसका असर निचले क्षेत्रों में साफ तौर पर देखने लगा है। आज कल से और आज अब सुबह तक अभी तक जो है जो सूरज है वो नहीं निकल पाया। कोई जो है जिस तरह से बादल जो छाए हुए हैं उसका सीधा असर जो है ठंड पर पड़ रहा है। ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोग अपने आप को बचाने के लिए या तो घरों में कैद हैं या फिर जो निकल रहे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े हों, चाहे वो अलाव का सहारा ले रहे हों, चाहे जो है गर्म चीजें खा रहे हो, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अलग अलग तरीके यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं ताकि इस ठंड से बचा जा सके। हमारे साथ परवेज भी है सूरत गुजरात से। परवेज, आप बताइएगा वहाँ पर किस तरीके का माहौल है? जहाँ पर हम कश्मीर में देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, दिल्ली और एडजॉइनिंग जो भी स्टेट्स है वहाँ पर ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी फैल रहा है। गुजरात के क्या कुछ हाल है? ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है जिसका असर गुजरात की कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, और खास करके गुजरात के अमरेली में सबसे कम सेल्सियस तापमान जो है वो गुज़िश्ता कल देखने को मिला था, जिसकी वजह से लोगों को काफी कड़कड़ती ठंडी का एहसास हुआ था। उसके बाद वडोदरा और अहमदाबाद और सूरत जैसे इलाकों में भी
तापमान जो है वो कम होने को देखने को मिला था, जिसका असर लोगों पर देखने को मिला था। और आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से सुबह जल्दी और देर रात से ठंड जो है वो बढ़ जाती है और इसका असर लोगों के जनजीवन पर भी देखने को मिलता है, जो कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर बार बार चेतावनी देता है कि बिना काम के लोग जो है सुबह जल्दी ना निकले, रात को देर से ना निकले और गाड़ी चलाने में एहतियात बरते। इस तरह की तकेदारी भी लोगों को दी जा रही है, क्योंकि जब तक सूरज रहता है वहां तक गर्मी का एहसास होता है, लेकिन सूरज जाने के बाद जैसे कि सुबह जल्दी हो रात देर हो, ये सभी टाइम के ऊपर लोगों को कड़कड़ की ठंडी का एहसास होता है। ठीक है परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दो संवाददाता हमारे साथ थे, लेकिन दोबारा से हम आपको सीधे गुलमर्ग का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि गुलमर्ग खूबसूरत वादियों में से एक सपना होता है हर किसी के लिए, हर भारतीय के लिए, कि वो गुलमर्ग पहुंचेगा और गुलमर्ग में पहुंचकर इस नज़ारे का लुत्फ लेगा जो आज देखने को मिल रहा है। और ये इस विंटर का पहला ऐसा नज़ारा शायद वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इश्फाक लगातार बने हुए, इश्फाक बात भी कीजिएगा और वहाँ का जो दृश्य है वो भी दिखाइएगा। गुलमर्ग पर्यटक स्थल की बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी पर्यटक देश भर से कश्मीर के दौरे पर आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी रहती है कि वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग का दौरा करें, क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है विंटर गेमों का आगाज भी अब आने वाले दिनों में जो विंटर यहाँ पर जो बर्फबारी होगी उसके बाद में किया जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर टूरिज्म विभाग की बात करेंगे, उनके तरफ से पहले ही एक प्रेपरेशन मीटिंग यहाँ पर ली गई है, क्योंकि अपर्वत की चोटी यहाँ पर 14,000 ऊपर फीट पर अपर्वत की चोटी है। और उसके बिल्कुल ठीक हम यहाँ पर गुलमर्ग की बाउल में है, जहाँ पर काफी सारे पर्यटकों का आना होता है। तो यही वो मेन एंट्री है जहाँ से पर्यटक जो है गुलमर्ग की अपर्वत की चोटी की ओर जाएंगे। मकसद यही है कि आप सयाहत के को दोबारा से दुबला करने के लिए यहाँ पर इंतजामिया ने कमर कस ली है। और जो मकामी लोग हैं उनको भी पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से तमाम तर जो सहूलियात है वो बहाल रखी जाएगी। और आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम में जो है यहाँ पर अगर बेहतरी होती है और पहाड़ों पे अगर अच्छी खासी बर्फबारी होती है तो खेलो इंडिया का जो 5वां एडिशन जो है उस हवाले से भी जो राज्य सरकार है या जम्मू कश्मीर की सरकार है, आने वाले दिनों में उसके हवाले से भी एक निर्णय आएगा तो गुलमर्ग में ये खेलों का आगाज हो जाएगा। इन खेलों से न सिर्फ यहाँ पर और इस बर्फबारी से यहाँ पर न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि सयाहत से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, चाहे हम स्लेज वाले की बात करेंगे, बगी वाले की बात करेंगे, रेडी वाले की बात करेंगे, घोड़े वाले की बात करेंगे, गाइड की बात करेंगे, टैक्सी वाला जो है, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बर्फबारी से उनके रोजगार में जो है इजाफा होता है और वो भी रुपया 2-4 कमाते हैं। क्योंकि हमारे जो दर्शक है उन्हें मालूम होगा कि जब पहलगाम में घटना घटी थी तो उसके बाद में यहाँ पर पूरा कश्मीर जो है सुनसान पड़ा था, पर्यटक जो है कश्मीर आना छोड़ दिया था उन्हें। अब आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ की सरकार ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहल की, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, दिल्ली में जाके, बॉम्बे में जाके, तो अब दोबारा से वो रौनक आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है और सयाहों ने तो अब कश्मीर का रुख दोबारा से करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल इशफाक, अब ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्थानीय लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कतें पेश आती हैं जब स्नोफॉल देखने को मिलती है, तो उनके लिए क्या कुछ इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड कनेक्टिविटी के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? अच्छा सवाल किया। अगर हम जिला प्रशासन की बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो बालाई इलाके होते हैं उनके हवाले से पहले ही प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ के लोग जो है खुद ही अपने लिए तैयारियां करके रखते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के इस बानेहाल से इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे, पूरे नॉर्थ साउथ की बात करेंगे, यहाँ पर 40 रोजा चले कलान, ये काफी सरद तीन रातों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कोयले की बात करेंगे, बुखारी की बात करेंगे, या मुख्तलिफ जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं लोग जो है वो अपने आप ही यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वही अगर प्रशासन की बात करेंगे, इन दिनों आम लोगों के लिए सड़कों पे से बर्फ हटाना, बिजली की सुविधा और पानी की सुविधा जो है वो रखने की जरूरत होती है। और उम्मीद करते हैं अभी आज ही मौसम खराब हुआ है, आज ही हल्की बर्फबारी हुई है, आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि इस जो मीटिंगें की जाती है प्रशासन की तरफ से, जो वादे किए जाते हैं, वो कितना असर रखती है और कितना जो है इंतजामिया जो है उस पर जो है खड़े उतरेगी, ताकि जो मकामी लोग हैं उनको तमाम तरह जो सहूलियात है वो पहुंचाई जा सकती है। इशफाक, पहलगाम हमले के बाद सबसे जो मेजर थ्रेट है या जो मेजर चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, वो सिक्योरिटी है। तो किस लिहाज से इसे देखा जा रहा है? पहलगाम हमले के बाद जो एक बड़ा मॉड्यूल हाल ही में बर्स्ट हुआ है, उसके दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद कश्मीर से इसकी जड़ें जुड़ी हैं।
तो कुल मिलाकर जो वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा एक प्राथमिकता रहेगी सरकार के सामने। किस प्रकार से उसे देखा जा रहा है? आप अभी गुलमर्ग में पहुंचे हुए हैं, इस वादियों का नजारा भी देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह के वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए शीतल जी, अगर हम बात करेंगे जो आपने अभी कहा कि दिल्ली में जो घटना घटी है या पहलगाम में जो बाइसरन में घटना घटी है, उसके भेद में कहीं ना कहीं देश भर के लोगों में एक रोष पाया गया था कि जो यहाँ पर जो पहली दफा ऐसा देखा गया था कि पर्यटकों पे हमला हुआ था और पर्यटक जो है काफी पर्यटक उसमें जो है मारे गए थे और देश भर के लोगों में रोष था। और फिर आपको मालूम होगा कि हमारे जो देखने वाले उनको भी मालूम होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उस वक्त जो है सीनाकोबी की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, जो हमारे मेहमान यहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी कश्मीर में मानी जाती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जाके जो है यहाँ की इंतजामिया ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल जो है उन्हें बंद किया गया था, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के उन्हें बंद रखा गया था। फिर जाके जहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक रिव्यू लिया है और बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थलों को दोबारा खोल दिया गया। जिस पर्यटक स्थल पर हम मौजूद है यहाँ पर भी अगर बात करेंगे, यहाँ पर चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, सीआरपीएफ की बात करेंगे, कुल मिला के यही कह सकते हैं कि सेना की सभी जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात रहती हैं, 24 घंटे तैनात रहती है। और जिन पर्यटक स्थलों को खोल दिया गया है वहां पर बारिश और सिक्योरिटी ड्रिल किया गया है, उसके बाद में यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो व्यवस्था मेरा एक स्ट्रेट सवाल आपसे रहेगा, आप अभी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नजर आया, पुलिसकर्मी नजर आया आज सुबह से? की अगर बात करेंगे जिसे गेट वे ऑफ गुलमर्ग कहा जाता है, टंगमर्ग में इसकी एंट्री है। और श्रीनगर की घाटी से आप निकलते हैं तो वहां से ही शुरुआत होती है। जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी के दस्ते नजर आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि जब पहलगाम की घटना घटी है उसके बाद में जगह जगह पर मोर्चे लगाए गए हैं, यहाँ पर बैंकर बनाए गए हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है उसमें जो है पहले से ही काफी आपको लगता था कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पहले लगता था कि सिक्योरिटी कमी है, लेकिन सिक्योरिटी की कमी नहीं है। जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी दस्ते हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर हाल ही में दिनों में जो सिक्योरिटी की व्यवस्था और बढ़ाई गई है। मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर जितने भी हमारे चाहे वो मकामी लोग हो चाहे वो पर्यटक हो, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए और वो जो है जिस मकसद से वो कश्मीर आ रहे हैं उनको भरपूर सिक्योरिटी जो है वहां पर प्रोवाइड की जाए। ठीक है इशफाक, आप अपना भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत तेज बर्फबारी हो रही है और अनुमान यही है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का मौसम वहां कश्मीर में देखने को मिलेगा। इसी बीच बर्फबारी और बारिश के बीच में जरा प्रदूषण की बात करना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर जो भी हाई रीचेस है वहां पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। गंभीर जो स्थिति है वहाँ की हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो चुका है और उसको नियंत्रण में करने के लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री 2.5 के स्तर के कम करने का जो काम है वो किया जा रहा है, जहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तमाम हथकंडे अपनाए गए, तमाम पॉलिसीज लाई गई, बहुत सारी चीजें धरातल पर उतारी गई, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। AQI 400, 450 और कुछ एक एरियाज के अंदर 500 से पार तक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जहां पर एक तरफ घनी कोहरे की चादर है वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की घनी कोहरी चादर है। इसके चलते लोगों को दिक्कत और ज्यादा पेश आ रही है। बिल्कुल, देखिए अब कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि AQI 400 के ऊपर लगातार बना हुआ है। गाजीपुर दिल्ली की पहली तस्वीर और घना प्रदूषण वहां पर नजर आएगा। इसके साथ साथ इंडिया गेट भी पूरी तरीके से छिपा हुआ है। आनंद विहार में AQI काफ़ी बढ़ गया है। दिल्ली एम्स आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी धुंध और प्रदूषण का कहर लगातार बरकरार है। और साथ ही साथ ITO जो दिल्ली का मुख्य बताया जाता है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मुख्य इलाके हैं। हालांकि पूरा दिल्ली इस वक्त गैस का गुबार बन चुका है, गैस का एक वहाँ पर मटका बन चुका है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस भरी हुई है। दिल्ली भी, और दिल्ली के साथ साथ NCR, हरियाणा के कुछ इलाके, गुड़गांव हो, रोहतक हो या फिर सोनीपत वगैरह हो या फिर गाजियाबाद हो या फरीदाबाद हो, उत्तर प्रदेश के इलाके, वहाँ पर भी लगातार धुंध और प्रदूषण देखने को मिल रहा है। अब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना भी शुरू किया है, यानी ये पॉलिसी भी बहुत जल्द 2026 में शुरू होगी। तो ये बताता है कि सरकार अब गंभीर श्रेणी में आ गई है। AQI के साथ साथ दिल्ली NCR में प्रदूषण पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर बचने के लिए हिमाचल।
अगर आपको कोई जगह कंफर्ट नहीं लगती, उस कंफर्ट जोन से अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ये तस्वीर आपके लिए है और इसका आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं जहां पर प्रदूषण ज़्यादा है, एक्यूआई लेवल कम है, एक्यूआई लेवल ज़्यादा है, जो विजिबिलिटी है वो कम है, तो आप रुख कर सकते हैं जो ऊपरी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का कुछ इलाका है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार का मौसम बना हुआ है, स्वच्छ साफ मौसम बना हुआ है। तो ये अभी बता रहा है कि किस प्रकार से लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं। हालांकि अभी ट्रैवल करना भी बहुत दिक्कत भरा रहता है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से, वो भी आपको नज़र और ध्यान रखना होगा। शिमला की तस्वीर आप जो देख रहे हैं बेहद खूबसूरत और काफ़ी लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चलो, इस बीच वक्त आगे बढ़ने का हो चुका है। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको न्यूज रूम लाइव में बताएंगे, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। 25 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाया गया है। लखनऊ में 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका निरीक्षण भी लिया है और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सख्त हिदायत और निर्देश जारी किए हैं कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा और बाकी जितनी भी वहां पर सुविधाएं या जो भी तैयारियां होनी चाहिए वो सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि पीएम का ये दौरा कई मायनों में अहम है। इस दौरे को आधिकारिक तौर पर भी देखा जा रहा है और साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी अहम है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। और ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और वहां पर राष्ट्रीय जो वहां पर स्थल बनाया गया है, प्रेरणा स्थल जो बनाया गया है, वो वाकई में प्रेरणादायक है। जिन्होंने बीजेपी की एक दिशा तय की थी, निर्माण किया था, खुद प्रधानमंत्री भी रहे थे और अब उनका एक बड़ी प्रतिमा वहां पर बन गई है जिसका खुद पीएम मोदी की तरफ से उद्घाटन होने वाला है। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती की अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लखनऊ आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। वहां पर लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में एक बड़े परिसर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है। वहां भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा का लोकार्पण भी होगा और एक बड़ा रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और हम सब कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां एकत्र होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। हमारे साथ रजा अब्बास इस हवाले से और जानकारी देने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से। रजा, आपसे जानना चाहूंगी, पीएम मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ पहुंच रहे हैं और 65 एकड़ पर बना हुआ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका अनावरण करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। कितना खास ये दौरा है, क्योंकि 2027 में चुनाव भी हैं और उससे पहले अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए हैं, कितना खास ये दौरा रहने वाला है पीएम मोदी का? देखिए, ये प्रेरणा स्थल जो बना हुआ है इसमें बीजेपी के जो संस्थापक मेंबर्स हैं, मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके स्टैचू भी बनाए गए हैं। और ये जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसके जो महापुरुष होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए लोग पार्क बनवाते हैं, स्मारक बनवाते हैं। मायावती ने भी यही किया था, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया था, लोहिया पार्क बनाया था लखनऊ में। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता का मौका मिला है और वो भी ये पार्क बनवा रहे हैं और बड़ा विशाल रूपी ये पार्क है। और लखनऊ में ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के बाद अगर कोई विशाल रूप इतना पार्क दिखा है तो यही दिखा है, जिसमें ग्रीनरी चारों तरफ है और उसके आसपास जो है वो एलडी आवंटित फ्लैट्स भी बने हैं जो अभी आवंटित हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन कॉरिडोर में इसमें तब्दीली किया गया है। फॉरेन से भी कई पेड़ आए हैं, तो इस तरह का जो पार्क बना है वो भी एक कुछ श्रेणी में हिंदुस्तान में यह पार्क गिना जाएगा। बिल्कुल रजा, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व क्या आएगा, क्या मैसेज लेकर आएगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के मद्देनजर? शीतल, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है वो अपने पॉलिटिकल महापुरुषों के पार्क बनाती है। सपा ने भी यही किया था, ये मायावती ने भी किया था जब गवर्नमेंट थी।
वही भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। तो पॉलिटिकल मैसेज जाता ही है, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उसमें जो है श्रद्धा बढ़ती है और कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति जो एक एक्सपैंड वे में अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। और इसमें एक बहुत दिनों के गैप के बाद प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे हैं, तो एक लखनऊ को एक जाहिर सी बात है भारत के इतना बड़ा नेता और सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे वो लखनऊ की सरजमी पे आ रहा है, तहजीब की सरजमी पे आ रहा है, नवाबों की नगरी आ रहा है। तो एक उत्साह भी है लोगों में कि वो अपने मोदी को, अपने प्रधानमंत्री को रूबरू होकर सुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजा ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो इंतज़ार इस दौरे का रहेगा जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और इन मूर्तियों का अनावरण भी करेंगे जो वहां पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पार्टी लेवल पर भी और राजनीतिक एंगल से भी इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। बात महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की करेंगे। मतगणना जारी है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी और कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण आज का ये पूरी मतगणना वहां पर, और जो भी नतीजे सामने आएंगे वो पॉलिटिकल सेटअप जो इस वक्त महाराष्ट्र में है या जो भी जिसकी भी सरकार है उसका जो कार्यशैली है उसको भी दर्शाएगा कि वो किस कार्यशैली के साथ काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां जमीन पर कितना लागू हो रही हैं, क्या वो प्रभावी नीतियां हैं या सिर्फ सरकार की जुबानी तक ही पहुंची हुई हैं। हालांकि सरकार के अंदर जो मतभेद थे उसका भी ये परिणाम आज का जो है वो बहुत कुछ तय करने वाला है कि जो महायुति की एकजुटता है, महायुति का एक स्टैंड है गठबंधन में होने के नाते, वो कितना क्लियर है टुवर्ड्स लोगों के लिए, जो वहां की जनता है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। तो ये देखना दिलचस्प है। तो फिलहाल धीरे धीरे जब तक नतीजे साफ स्पष्ट नहीं होंगे तब तक ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वहां पर मतगणना जारी है, पोस्टल बैलेट की गिनती वहां पर सबसे पहले हुई है। तो बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना लगातार जारी है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, ये केशव उपाध्याय की तरफ से कहा गया है, जहां पर अभी भी फिलहाल मतगणना जारी है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को उम्मीद है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जीत जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वो कोलकाता पहुंचे और उनकी तरफ से एक बयान दिया गया जो कि एक बार फिर से अब सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि संघ को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से समझना गलत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि यदि आप जो है वो यहाँ पर संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलत फहमियां पैदा होंगी। यदि आप संघ को महज एक अन्य सेवा संगठन मानते हैं तो आप गलत होंगे। कई लोगों में संघ को बीजेपी के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है। संघ का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। संघ सिर्फ सामाजिक एक संगठन है और समाज के लिए काम करता है, समाज को एकजुट करने का काम करता है, ये उन्होंने कहा है। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है और संघ जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं। सुनिए सर। संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है।
चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।